बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल कहानी सेंटर ऑफिशियल में खुश आमदीद। हाजिर गायब किस्त नंबर 6। हाँ, तुम में हिम्मत है तो किस्मत आजमा कर देख लो, मैंने उसे टोका देकर कहा। राजदार के रकीब बनने पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन सर पर तवा बांधकर घूमना पड़ेगा और सरे बाजार कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। बख्शू मियाँ, भले हम इसी वक्त चैम्बर वाली के साथ सही हैं। उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मुझे वहीं छोड़कर सफ़ेद चैम्बर वाली के पीछे चला गया। शायद इस बार घर वाली को तवज्जो कर अपनी किस्मत का दायरा बदलना चाहता था। रेशमा दूसरी लड़कियों के लिए अब घर जाने का मसला था। उन्हें बस या रक्षा करने के लिए बस स्टॉप की तरफ जाना था, जबकि बस स्टॉप वहाँ से काफ़ी दूर था और रास्ता सुनसान था। वहाँ क्वार्टरों की दोड़ियाँ की तारें थी, मगर आगे जाकर एक मैदान भी पड़ता था। लड़कियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र दो दो तीन तीन के ग्रुप बना लिए थे। रेशमा के ताक़ुब में रवाना होने से कबल कई बार जगह का सरापा मेरे तस्वुर में कलबलाया, मगर मैंने कोशिश करके उसे झटक दिया। अभी मैंने रेशमा के ताक़ुब में गली ही तय की थी कि सास हुआ 2 आदमी और भी ताक़ुब में आ रहे हैं। इससे पहले वो एक परचून की दुकान पर खड़े सिगरेट पी रहे थे और दुकानदार से मौसम पर तबसरे करते दिखाई दिए थे। शायद मैं इन्हें आम सा राहगीर समझकर नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में बदगुमानी की लहर सी पैदा हुई। जब मैंने इनमें से एक को पहचान लिया, वो कमाले था, गामे शाह का गिरगा। वही कमाले जिसको गायब होकर मैंने थोड़ा सा परेशान किया था। मेरा ख्याल था कि दूसरा आदमी भी गामे शाह के गिरोह से वाबस्ता होगा। अगर वो इस इलाके में आलू प्याज खरीदने आए थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन गामे शाह की हदायत के मुताबिक रेशमा का ताकुब कर रहे थे तो मुझे मुहतात रहना चाहिए था। कमाले ने भी अभी मुझे नहीं देखा था, देख भी लेता तो क्या होता, वो मुझे खातर में क्यों लाता। उसने तो रुस्तम के हाथों में दुर्गत बनते देखी थी। मैं इसके लिए कोई हवा थोड़ी था कि वो मुझसे मरऊब हो जाता। हाँ, मैं ताकुब में देखकर लड़कियों पर क्या असर होगा, इसका अंदाज़ा हर शख्स लगा सकता है। रेशमा के लिए मेरे दिल में सफ़री जज्बात नहीं थे, मगर ये बात मेरी पेशानी पर तो रकम नहीं थी। इस वक्त 3 अफराद को अपने ताकुब में देखकर लड़कियां दहशत खा रही होंगी। इस गली के अख्ताम पर मैंने रेशमा को ठहरते देखा। दूसरी लड़कियां भी इसके साथ ठहर गईं। दूरी के बावजूद मैंने रेशमा को अपने पर्स से एक छोटी सी शीशी निकालकर हलक में कुछ उंडेलते देखा। खाली शीशी उसने पर्स में रख ली और फिर चल पड़ी। मैदान शुरू होने से पहले 2 लड़कियां मकान में घुस गई। शायद उनकी मंजिल मकसूद वही थी। दूसरी लड़कियों के ग्रुप दाएं बाएं मुड़ चुके थे या फिर आगे निकल चुके थे। वह बिल्कुल तन्हा थी। मैदान शुरू होते ही उसने अपने कदम तेज कर दिए। नतीजा ये हुआ कि कमाले और उसका साथी भी तेज चलने लगे। मैं इन सबसे पीछे था। उससे देर पार में मुबतला था कि अगर वो दोनों कोई हरकत कर गुजरे तो मैं क्या करूँगा। इस फिर में दिमाग फुड़की बना रहा और रेशमा मैदान के वस्त में पहुंच गई। दफ्तन दूर कहीं से एक कार धीमी रफ्तार से मैदान के दूसरे सिरे पर नुमादार हुई और बतदरीज वस्ता हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। इस कार से इन दोनों का शायद कोई खास रबत था, इसलिए कि उसे देखते ही दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार तेज की और रेशमा के बराबर पहुंच गए। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। यकीनन इनके इरादे नेक और नीयतें साफ नहीं थी। वो कुछ करने वाले थे, लिहाजा मैं भी इस तरारी हालत में दौड़ पड़ा। कमाले ने जेब से एक स्प्रे रुमाल निकालकर इस पर कुछ छिड़का और रेशमा की तरफ बढ़ाया। रेशमा किसी हिरनी की तरह सहमी हुई थी। सरासीमगी इसके चेहरे से हया थी। इसने खुद को कमाले से बचाने के लिए झुकाई दी, लेकिन इस कोशिश में इसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। किताबें उसके हाथ से छूटकर दूर तक बिखरती चली गई। कमाले ने एक मकरूहा सा कहका लगाकर अपने कसीब दांतों की नुमाइश की और बोला, बचकर कहाँ जाओगी। फिर वो दोनों इस अंदाज में झुके जैसे इसे गिरफ्त में लेना चाहते थे। सामने से आने वाली कारा बेहद करीब आ गई थी। कमाले ने रेशमा की तरफ हाथ बढ़ाया और मैं तेजी से आगे बढ़ा, मगर इस वक्त एक हैरत अंगेज बात हुई कि रेशमा गायब हो गई थी। मैं अपनी जगह ठट्ठा कर रह गया। फिर एक लम्हे के लिए तो मुझे अपनी और रेशमा की 2 तरफा मोहब्बत का यकीन आ गया। यकीनन वो भी मुझ पर जान छिड़कती थी, वरना मेरे दुआएं कि आपका असर इस पर क्यों होता। इसके साथ ही मुझे अपनी कलाई में तकलीफ महसूस हुई। यह भी मोहब्बत का करिश्मा था। कमाले ने इसकी कलाई दबोची थी और तकलीफ मुझे हो रही थी। हाँ, मोहब्बत किस कदर अजीम जज्बा है। मैं सरशार सा हो गया, लेकिन फिर मैं चौंक पड़ा और इसके साथ ही मेरे हाथों के तोते उड़ गए। पहले रेशमा गायब हुई थी और अब कमाला। इसका साथ ही कार, जमीन, आसमान, पूरे का पूरा मंजर ही गायब हो गया था। मुझे ये समझने में कुछ देर लगी कि दर हकीकत हर चीज़ तो अपनी जगह मौजूद है, अलबत्ता मेरी बिनाई गायब हो गई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बालाकर मैं सर को दोनों हाथों से थाम कर जहाँ था वहीं अकड़ू बैठ गया।
कितना बड़ा अलमिया था। मेरी रेशमा अगवा हो रही थी और मैं अपनी बिनाई का मातम करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। तकदीर हमेशा किसी अहम मोड़ पर मुझसे दगा करती थी। यकायक मुझे दुआए गियाब का ख्याल आ गया। मैं तकदीर को बिला वजह बुरा भला कह रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये इसी दुआ का किया धरा है। मैंने याद करने की कोशिश की कि दुआ मैंने इस्तेमाल कब की थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मुझे ऐसा एक भी मौका याद ना आया। अलबत्ता सुबह मैंने आँख में आई ड्रॉप्स डाले थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ड्रॉप्स की शीशी में किसी तरह दुआए गियाब पहुँच गई हो। यकीनन यही बात थी। दुआ गायब करने की सलाहियत रखती थी। आंखों में डालने की सूरत में वो यकीनन बिनाई गायब कर देती थी। न जाने कितनी देर होगी मैं वैसे ही अकड़ू बैठा रहा, बार बार मुंह ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखता। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान बलाकर मुझे आसमान की हल्की सी झलक दिखाई देगी। फिर मैंने इधर उधर देखा। बिनाई बहाल हो गई थी, लेकिन मैदान साफ हो चुका था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन। यानी मैदान खाली पड़ा था। ना तो वो कार थी और ना ही मेरी कायनात रेशमा, और ना वो खबीस कमाला और उसका साथी। मेरी मौजूदगी में मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि दाड़े मार मार कर रहूं, लेकिन फिर मुझे अपनी मर्दानगी का ख्याल आया और मैंने रोने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे इस सिलसिले में तेजी से कोई कदम उठाना चाहिए था। रेशमा, मेरी मोहब्बत, मेरी कायनात खतरे में थी। मैं पलटा और तेज तेज कदम उठाता मकानों के सिलसिले की तरफ चल दिया जो मैदान की एक तरफ नजर आ रहा था। वहाँ मुझे टेलीफोन तलाश करना था ताकि पुलिस को अगवा की इतला दे सकूं। रेशमा की फौरी बाजियाबी बेहद जरूरी थी। मैं तेज तेज चलता रहा। मुझे कीचड़ का एहसास इस वक्त हुआ जो मेरा पाँव रिपट गया और मैं चारों शाने चुत कीचड़ में गिर पड़ा। उठने की कोशिश में एक मरतबा फिर मेरा पैर फिसला और इस बार मेरा मुंह, दोनों हाथ बुरी तरह कीचड़ में उतर गए। अजीब मुसीबत थी। जितनी जल्दी थी इतनी ही देर हो रही थी। जैसे तैसे मैंने रद्दी अखबार के टुकड़ों से अपने हाथों मुंह को साफ किया और आगे बढ़ गया। मुझे एहसास था कि मेरे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। गली में आकर मैंने कोई ऐसा मकान तलाश करना शुरू कर दिया जहाँ टेलीफोन मौजूद होता। मैं हर दरवाजे पर नीम प्लेट देखता और आगे बढ़ता रहा। नाम आदमी के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। रुस्तम अली के दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मुझे एक रुस्तम का पहले ही तजर्बा हो चुका था। समंदर खान को भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था। आखिर मुझे अपने मतलब का एक नाम नज़र ही आ गया, अश्क गोर खोपड़ी। दरअसल इस सिस्टम में मेरी एक मखसूस इस काम करती थी। मुझे अंधाधुंध भरोसा था। मैंने बेल पर उंगली रख दी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और 10-12 साल एक लड़के ने दरवाज़ा खोलकर मेरा सर तक पैर जायजा लिया। उसका अंदाज ऐसा था कि मैं बौखला गया। बाबा माफ़ करो, लड़के ने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगा। ठहरो, मैंने कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। कम वक्त मुझे बेकारी समझ रहा है, लेकिन मुझे हर कीमत पर टेलीफोन करना था। लड़का ठठक गया। क्या बात है? उसके तेवर बेहद ख़राब थे। कौन है? क्या बात है? अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आई। मुहातब लड़के को किया गया था। अभी जान, कोई फ़कीर है? लड़के ने जवाब दिया। ये सुनकर मैं आपे से बाहर हो गया। मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैंने लड़सती हुई आवाज़ में कहा। मैं अश्क साहब से मिलने आया हूँ। लड़के की नज़रों की सख्ती कुछ कम हो गई। बिस्मिल लखनऊ हैं आप? उसने पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर अब्दुल्ला कश्मीरी होंगे? नहीं, मैं। ओह अच्छा, फिर अब यकीनन अंजुमन नकाते बाहमी के दफ्तर से। आरे मुन्ने, अंदर से वही आवाज़ आई। लहजे में सख्ती थी। तफ्तीश किया जा रहा है। तुझ मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और तू सुराग रसा बनने के दर पे है। कह क्यों नहीं देता कि मैं घर पर नहीं हूँ? जी अभी जान घर पर नहीं है। लड़के ने हकलाकर इंकशाफ किया। ठीक है, मैंने बावाज़ बुलंद कहा। मैं जाकर बरेवली का इंटरव्यू कर लेता हूँ। अरे 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 मुन्ने, ओ मरदूद, अंदर से हंस पे तो फिर पुकारा गया। अरे, उन्हें जल्दी से बड़ी इज्जत के साथ अंदर ले आना। मकूल, अगर उनके शाम में कोई गुस्ताखी हुई तो खाल उतार दूंगा तेरी। लड़के के चेहरों के तासुरात यकलक तब्दील हो गए। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और बोला, आइए जनाब, तशरीफ़ लाइए। मैं अपनी कीचड़ और लू तशरीफ़ समेत दरवाजे से गुजरा और ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को देखकर इत्मीनान का सांस लिया, जो सोफे के साथ एक तपाई पर रखा हुआ था। फिर मेरी निगाह इस अजूबे पर पड़ी जो गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। खिड़की के साथ एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ था, जिस पर चांदी बिछी हुई थी। कितार 3 गाँव तकिए रखे थे। इन्हीं में से एक के साथ टेक लगाए वो साहब बैठे हुए थे। इनका कस्बा मुश्किल 5 फुट रहा होगा और चौड़ाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए कम से कम 2 फुट होगी। वो वैसे भी गोल ही होंगे, लेकिन बैठे तो गोल मटोल लग रहे थे। आप ही अशक साहब है? मैंने बौखला कर पूछा। वैसे मुझे इनके अश्क होने में कोई शोभा नहीं था। अश्क गोल ही तो होते हैं, लेकिन मसला ये था कि उन्हें किसकी आंख का अश्क समझा जाए। हाथी को मैं जानवरों की दुनिया का बड़े-आज़म एशिया करार देता हूँ।
लेकिन दुश्वारी यह है कि आंखें इसकी आंखें रुकबे के एतबार से चीचू की मलिया के रेलवे स्टेशन से भी छोटी होती हैं। अगर अश्क साहब को हाथी की आंखों में ठूसने की कोशिश भी की जाती तो वो बेचारा महज आंखें फटने की वजह से मर जाता। डायनासोर के मुताबिक गौर किया तो पता चला इसकी आंखें भी छोटी होती थी। खुदा जाने इसमें भी कोई राज ही होगा। हर अज़मुल जस्सा जानवर की आंखें छोटी दूर क्यों जाए। खुद अश्क साहब की आंखें भी ऐसी थी कि इंतहाई मुंतसर आंसू भी इनसे फंस कर निकलते होंगे। जी हाँ, आंख सार को ही अश्क गोरखी कहते हैं। उन्होंने जवाब देकर मुझे चौंका दिया। आप किस पर्चे की नुमाइंदगी करते हैं? मैं हफ़त रोज़ हेरात की तरफ से हाजिर हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया। अश्क साहब मायूस नजर आने लगे। खैर ठीक है, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। फोटोग्राफर को लाए हैं आप? जी फोटोग्राफर, वो भी आ जाएगा। मैंने बात बनाई। दरअसल ये यकीन नहीं था कि आप घर पर मिलेंगे, इसलिए मैं तन्हा चला आया। अगर आप मौजूद हैं तो टेलीफोन करके फोटोग्राफर को बुलवा लूँगा। यानी आप मेरी मौजूदगी की तस्दीक करने आए हैं? जी हाँ, मैंने इनकसार से जवाब दिया। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। क्या समझ लेना चाहिए था? यही कि आप चपरासी हैं। होलिया खुद बता रहा है। जी मैं चपरासी नहीं हूँ, मैंने बेहद गुस्से से कहा। मैं रिपोर्टर हूँ। इजाज़त हो तो दफ्तर टेलीफोन करके फोटोग्राफर को बुलवा लूँ? उन्होंने बेनियाजी से इस बात में सहला दिया। मैं टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। दिल ही दिल में मैंने तय कर लिया था कि दुआए गियाब इस्तेमाल करके किसी दिन इनका दिमाग ज़रूर दुरुस्त करूँगा। उन्होंने मेरी बहुत तौहीन की है। फिर मुझे ख्याल आया कि अभी कुछ देर पहले मेरी बिनाई गायब हो गई थी। उसके साथ ही मैंने फैसला किया कि अब दुआए गियाब आई ड्रॉप्स की शीशी में भी साथ रखूँगा ताकि इन जैसे लोगों की बिनाई और समात वगैरह हस्बे तौफीक गायब कर सकूँ। मैंने पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए। अलबत्ता मिलने पर एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान साहब है? मैंने पूछा। जी नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अबुल इमरान हूँ, मुझे इनसे ज़रूरी काम था। वो किसी काम से गए हैं। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन मैं रिसीवर लिए खड़ा रहा। फोटोग्राफर को भेज दीजिएगा, मैंने कहा और फिर कुछ सुनने की अदाकारी करते हुए मजीद कहा। अच्छा ठीक है, फिर कभी सही। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। अश्क साहब ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हमारे फोटोग्राफर को एक कुत्ते ने काट लिया है, मैंने कहा। अश्क साहब बेहद मायूस नजर आने लगे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कल किसी और फोटोग्राफर को ले आऊँगा। मैंने उनकी अश्क शोई की। ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। उनके लहजे में बेताबी थी। मेरी बातों को माइंड ना कीजिएगा, गलत फहमी हो ही जाती है। मैं भी चिढ़ गया। जी हाँ, मैं भी आपको पहली नज़र में मज़ाहिया शायर तोप चकोरदी समझा था। उनके चेहरे पर जल्दे के आसार नजर आए। मैं दिल ही दिल में खुश होता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे ठहरिए, मैंने आपको चाय वाय का तो पूछा नहीं। उन्होंने पुकारा। जल्दी से पूछ लीजिए, मैंने कहा। मुझे बहुत जल्दी है। आप चाय पियेंगे? उन्होंने पूछा। नहीं शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। फिर कभी सही। ये कहकर मैं दरवाजे से निकल आया। अब मेरा रुख बस स्टॉप की तरफ था। मुझे जल्द अज जल्द सुल्तान को रेशमा के अगवा की इत्तला देना थी। बस स्टॉप पर मैं बस के इंतजार में खड़ा हो गया। बस आई और इसमें रश बहुत था, लेकिन मैं किसी न किसी तरह चढ़ ही गया। खुशकिस्मती से जहाँ मैं खड़ा था वहीं एक नशस्त खाली हो गई और मुझे बैठने का मौका मिल गया। अगले स्टॉप पर एक बाम बेचने वाला बस पर चढ़ा और इसने फौरन लचरदार तकरीर करना शुरू कर दी। हजरात, मैं आपकी खिदमत में 15 साल से अशूबे चश्मे बाम पेश करता आया हूँ। सर में दर्द हो, ज़रा सा बाम पे वटों पर लगाएं, इंशाल्लाह दर्द पानी बनकर बैठ जाएगा। नज़ला जुकाम हो, 2 मिनट में खींच कर रख देगा। ये बाम हर मेडिकल स्टोर पर 2 रुपये का मिलता है, लेकिन मैं कंपनी की मशहूर और आपकी फलाह बहबूद की खातिर सिर्फ 1.5 रुपये का देता हूँ। आजमाइश शर्त है, लेकिन पहले मैं आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ। ये कहकर उसने इधर उधर देखा। मैंने बस की खिड़की से बाहर झांका। मुझे अगले स्टॉप पर उतरना था। फिर मैं बाम बेचने वाले की तरफ मुतवज्जा होगा। वो भी मेरी तरफ मुतवज्जा था। उसने बाम की शीशी खोली और उंगली पर थोड़ा सा बाम लगाया और फिर से शीशी बंद कर दी। हाँ तो हजरात, मैं झूठा नहीं हूँ। 15 साल से इन बसों में बाम बेच रहा हूँ। आजमाइश शर्त है। इंसाफ की तरफ देखिए। उसने मेरी तरफ इशारा किया और मेरे करीब आ गया। ये जुकाम और सर दर्द के दायमी मरीज हैं। अभी मैं इनके बाम लगाऊंगा और आप देखिएगा कि दर्द पानी बनकर बैठ जाएगा। मैं हरगिज़, मैं तरदीद करना चाहता था, लेकिन इसे नहायत फुर्ती से आगे बढ़कर मेरी आंखों के पुवटों पर बाम मल दिया। बाम का लगना था कि मेरी दुनिया निगाहों में अंधेर हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हो। शदीद जलन हो रही थी। देखा हजरात, इस मरदूद की आवाज़ सुनाई दी। देखिए दर्द बह रहा है। मुझे यकीन हो गया कि मेरा पूरा वजूद पानी बनकर बैठ जाएगा। मेरे मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी। इस बात को लुटाना चाहा, लेकिन शदीद जलन की वजह से हैरान होकर रह गया। तो हजरात,
बॉम्ब की शीशी की कीमत 1.5 रुपया है, सिर्फ 1.5 रुपया। जी हाँ, 1.5 रुपया, और ये 1.5 रुपया लाएगा नहीं जाएगा। दिन भर में 200 रुपये आप पान खाकर थूक देते हैं, सिगरेट पीकर फूंक देते हैं। अचानक मुझे ख्याल आया कहीं बस स्टॉप ना निकल जाए, मेरा स्टॉप ना निकल जाए। मोड़ खड़ा हुआ और अंदाजे से गेट की तरफ बढ़ने लगा। अचानक किसी से टक्कर हो गई। भाई साहब, मुझे औरंगाबाद उतरना है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद करें। मैंने फरियाद की। हजरात, ये शूबे चशम बाम वो खफीस बाम वाला अपनी तकरीर जारी रखे हुए था। जैसे तैसे मैं बस से उतरा और बस आगे बढ़ गई। अब मेरे सामने एक और संगीन मसला था, मुझे सड़क पार करना थी। उधर आंखों का ये हाल था कि लगता था पानी बह कर बह जाएंगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हद नज़र तक पानी ही पानी था। ऐसा लगता था मैं किसी समंदर में डूबा हुआ हूँ। जल्दी ना होती तो मैं इत्मीनान से रुककर बिना ही बहाल होने का इंतजार करता। फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी जो मेरी तरफ आ रही थी। जैसे ही आहट करीब पहुंची, मैंने हाथ बढ़ाया। इत्तेफाक से मेरे हाथ में किसी का हाथ आ गया। भाई, मेहरबानी करके मुझे सड़क पार करवा दे, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। हाय मरगूग, उसने पोपले मुंह से कहा और साथ ही मेरी कमर पर डंडा पड़ा। मुझ अंधे का मजाक उड़ाता है। तब मुझे एहसास हुआ कदमों की आहट के साथ छड़ी की आवाज भी थी। मैं किसी अंधे बाबा से सड़क पार करवाने की फरमाइश कर बैठा था। मैं हकलाया, छोड़िए बाबा जी, ऐसे बदबख्तों से खुदा ही समझेगा। किसी ने कहा, आइए मैं आपको सड़क पार करवा दूं। मैं सरापा समात बन गया। बूढ़े मियाँ की छड़ी की आवाज़ के पीछे चलते चलते बालाखिर मैंने भी सड़क पार कर ली, लेकिन अब आगे बढ़ना खतरनाक भी साबित हो सकता था। सीधी सड़क पर साइकिलें बाकसर चलती थी और साइकिल चलाने वाले हाथ दर्जा लापरवाह होते हैं। अब मुझे बिनाई की बहाली का इंतजार करना था। मैं कुछ टटोर कर कुछ अंदाजे से एक दरख्त के नीचे जा बैठा। अजीब तमज़रीफी थी, मैं अपनी किस्मत को रो भी नहीं सकता था। आंखें तो वैसे ही बही जा रही थी। यूं लगता था इस मुसीबत से फारिग होते होते जिस समय पानी बचेगा ही नहीं। मैं सर झुकाए बैठा रहा हूँ, आंखें बहती नहीं। आहटों से पता चला कि मेरे सामने से लोगों की आमदरफ जारी है। मेरे लिए यही बेहतर था कि सर झुकाए मुँह छुपाए बैठा रहूँ। वो मेरी बस्ती थी। गुजरने वालों में बेशतर मेरे जाने वाले होंगे। मुझे इस हाल में देखेंगे तो न जाने कैसे कैसे अफसाने तराशेंगे। कभी कभार बेसाख्ता एक तवील सर्द आह मेरे मुंह से निकल जाती। मुझे एहसास हो रहा था कदमों की आहटों के साथ साथ कभी कभी कोई एक झनकार भी शामिल हो जाती है, लेकिन मैं इसकी नौयत समझने से कांचता था। जाहिर है बाकायदा अंदर तो नहीं था कि मेरी समाअत की खसूसी तरबियत हुई हो। फिर आते जाते लोगों के फिक्रे भी पले पड़ने लगे। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। हाय हाय बेचारा, छी, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इज्जतदार मालूम होता है बेचारा, कैसे मुँह छुपाए बैठा है और ज़ालों की तार रोई जा रहा है। पेट बड़ा पापी है भाई, खुदा दुश्मन को भी ऐसा वक़्त न दिखाए। आखिरी दो जुमले सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, लेकिन इंसान के कान आबदूस के रात तो होते नहीं। चुनाचा मुझे भी पता ना चला कि एक और बड़ी मुसीबत मेरी मुंतजर है। जब पता चला तो हाथ धो गई। खुदा ही जाने मुझे इस हाल में बैठे हुए कितनी देर हो गई थी। आंखों से पानी तो बंद हो गया, लेकिन अब नाक बुरी तरह बह रही थी। खलक में खराशे सी पड़ गई थी। आंखों में अब भी जलन हो रही थी। तब कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसको कुछ कुछ नजर आने में भी जो कुछ नजर आया मुझे बोन चक्का करने के लिए काफ़ी था। मैं सन्नाटे की हालत में बैठा रह गया। मेरे सामने छोटे बड़े सिक्कों का खासा अंबार लग गया था। बात यही पर ख़त्म नहीं हुई, असल मुसीबत तो अभी बाकी थी। मैं अहमकों की तरह सिक्कों को देखे जा रहा था। किसी ने पकड़ कर मुझे झंझोर दिया। बस एक निगाह चौकी और माल दोस्तों का, किसी ने धार के कहा और मेरा गिरबान थाम कर मुझे खड़ा कर दिया। मैंने इस शख्स का जायजा लिया। वो बेहद तंदुरुस्त और तवाना और तोंदरियल था। उसके चेहरे पर कम से कम एक हफ्ते की शेव सजी हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरा गिरबान अब भी इसके हाथ में था। क्या मतलब? मैंने गिरबान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गिरबान पर इसकी गिरफ्त सख्त मजीद थी। मतलब पूछ रहा है कितनी मासूमियत से वो दारा। अभी मैं चाय पीने के लिए गया था, कोई मर तो नहीं गया था, बस मिनट लगे इतना होंगे। वापस आया तो पता चला कि बेटा तूने मेरे पेशे पर हाथ साफ कर दिया है। मम्मा मैं समझा नहीं। अबे 10 साल से बैठ रहा हूँ यहाँ। अब मैंने उसे पहचाना। वो फकीर था और वाकई हमेशा यहीं बैठता था। इस वक्त इसने इसी हाथ से मेरा गिरबान थाम रखा था। लेकिन तुम तो नठने थे। मैंने कहा हाँ था।
फिर अभी वही हाथ दूंगा तुझे, इसने हाथ लहराते हुए धमकी दी। मेरी बात तो सुनो, हाथ वाथ छोड़ो, मैं कहता हूँ दफा हो जो यहाँ से और आइंदा नजर मत आइयो, वरना जान से मार डालूंगा। हाँ, इसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे, मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने कहा और दफा हो जाने का इरादा भी कर लिया। लेकिन मुसीबत इतनी आसानी से टलने वाली नहीं थी। खया हो रहा है ये, कोई और दाता हुआ बीच में कूद पड़ा। मैंने इस फकीर ने, जिसका किस्मत ने मुझे कारोबारी हरीफ बना दिया था, बैकवर्ड चौंक कर देखा। कमर का मेरी तो रूह ही फना हो गई थी। एक पुलिस वाला हमारी तरफ बढ़ा और साथ ही मैंने इन लोगों को देखा जो पान की दुकान पर खड़े तमाशा देख रहे थे। इनमें कई शनासा चाहे थे। वो संतरी बादशाह, ये शख्स यहाँ खराब भीख मांग रहा था। नई फकीर ने शिकायत की। नहीं जी, मैंने कहा चाह, लेकिन नठने फकीर ने मेरी बात काट दी। संतरी जी, ये सबूत देख लीजिए। इसने सिक्कों की तरफ इशारा किया। पर यह तो तेरा ठिकाना है दीनू। हाँ संतरी बादशाह, फकीर ने कहा। बस जी, मैं चाय पीने गया था, 20 मिनट लगे होंगे मुझे ये कब्जा जमा बैठा। मेरी भी तो सुनिए, मैंने फरियाद की। बकवास मत करो ए संतरी दारा, वो फैंटी लगेगी थाने में कि याद करेगा। जानते नहीं भीख मांगना जुर्म है। मुझे पसीना आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ चुप कर जा, पुलिस वाले ने कहा और फिर सिक्कों की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें ऐसे फैल गई। और दीनू, गिनती तो कर जरा, इसने नठने फकीर को हुक्म दिया। नठने फकीर ने बड़ी सावधानमंदी से रकम गिनना शुरू की। 2 सिक्कों से 1-1 रुपये की जरी बनाकर अलग रखता जा रहा था। कुछ देर बाद गिनती मुकम्मल हुई तो इतनी देर में पानी होता रहा। मुझे तमाशाई की निगाहें नीजों की तरह अपने जिस्म में चुभती महसूस हो रही थी। काश इस वक्त दुआए गियाब मेरे पास होती और मैं दुनिया की नज़रों से छुप जाता। दुआए गियाब का असल मुसरफ तो मेरी समझ में इस वक्त आया था। 44 रुपये 60 पैसे, बादशाह फकीर ने ऐलान किया। हाय, 44 रुपये 60 पैसे, पुलिस वाले ने हैरत से दुहराया। और ये सिर्फ 20 मिनट की कमाई है। जी हाँ जनाब, फकीर ने मरे मरे लहजे में कहा। मेरी भी तो, मैंने फिर कहना चाहा। अभी चुप रहो, तुमसे बाद में बात होगी। इस बार पुलिस वाले का लहजा नरम था। हाँ दीनू, वो फकीर की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जी संतरी बादशाह, फकीर गड़बड़ा कर बोला। यही तो धंधे का टाइम होता है। मैं नहीं मानता, पुलिस वाले ने कहा। तू धंधे के वक्त चाय पीने वालों में से नहीं है, इसका मतलब है तू बेईमानी करता रहा है। कसम ले लो संतरी जी। अच्छा बस कर, मुझे इससे बात करने दे, पुलिस वाले ने कहा और मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ अब बता, फुल टाइम करेगा या पार्ट टाइम? मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मैंने हैरत से उसे देखा। ये गलत बात है संतरी जी, फकीर ने एहतजाज किया। ये मेरा ठिकाना है। हाँ, और मैंने ही तुझे दिया था, पुलिस वाले ने कहा। मैं पति देता हूँ, फकीर बोला। ये इसे ज़्यादा देगा। 1 2 3 बोली ख़त्म। अब मेरी समझ में इसका मकसद आया। गुस्से और शर्मिंदगी से मेरे कान तक गर्म हो गए थे। क्या बकवास है, मैं चीखा। हाय, बेकारी होकर ऊंचा बोलता है, पुलिस वाले ने हैरत से कहा और फिर यकलात बरहम हो गया। सीधी सीधी बात कर मुझसे, पार्ट टाइम करेगा या फुल टाइम? और देगा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं फकीर नहीं हूँ तो क्या ये नवाबी की निशानियाँ हैं? पुलिस वाले ने सिक्कों की तरफ इशारा किया। ये बाबा जान का वजीफा है क्या? मैं तो यकीन करो, मैं फकीर नहीं हूँ। मैं जानता था कि सच्ची बात बताने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तेरी मर्जी, मैं तो तुझे मौका दे रहा था। बिजनेस का वैसे हुनर है तेरे पास, इतना तो दिन भर में नहीं कमाता। तो मैं जाऊँ? मैंने पूछा। जाएगा कहाँ? तुझे तो थाने लेकर जाऊँगा, भीख मांगने के जुर्म में फैंटी लगाऊंगा। लेकिन मैंने भीख नहीं मांगी, मैं तो, सब यही कहते हैं। देखो भाई संतरी साहब, मुझे थाने मत लेकर जाओ, मैंने इंतजा की, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। बस फिर एक ही ज़रूरत है, मुझसे मुआयदा कर ले और धंधे से लग जा। कर भला तो हो भला। बकवास मत करो, मैं जब्त करने के बावजूद गरज उठा। अच्छा बेटा, ये तेवर है। दीनू, पकड़ ले इसे, भागने ना पाए। मैं ज़रा पैसे समेट लूँ, इसने फकीर से कहा जो मुझे कीना तो उस नज़रों से देखते जा रहा था। पुलिस वाले का हुक्म सुनते ही इसने मुझे दबोच लिया। सिपाही ने रुपये उठाए और दीनू को वहीं खड़े रहने की हदायत करके पान की दुकान की तरफ चला गया। 4 लम्हों बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में 10 के 4 नोट थे। वो नोट इसने निहायत इत्मीनान से अपनी जेब में रख लिए। फिर जेब से एक रुमाल निकालकर बकिया 4 रुपये 60 पैसे इसमें लपेट लिए। देख बे दीनू, तू गवाह है, ये भीख मांग रहा था और ये है इसकी कमाई। इसने रुमाल वाले पैसे फैलाए। मैं समझ गया माई बाप। दीनू गिड़गिड़ाया। इसने अपना हाथ फिर अकड़ लिया था जैसे टक ना हो।
सिपाही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर सोच ले साईं, फायदे में रहेगा। इसने पेशकश की, बकवास मत करो, ले चलो मुझे थाने। मैंने गरज कर कहा, मुझे ख्याल आ गया कि मुझे थाने ही तो जाना था। पुलिस वाले ने मुझे तरहम अमेजिंग गाँव से देखा और बोला, चल बेटा, तुझे भी पता तो चल जाएगा कि फेंटी क्या होती है। मैंने कुछ जवाब देना मुनासिब न समझा, खामोशी से उनके साथ चल दिया। दिनों भी साथ साथ था। थाने के दरवाजे में दाखिल होते ही सुल्तान से सामना हो गया। मुझ पर इसने सरसरी से निगाह डाली। इसकी तवज्जो का मरकज पुलिस वाला था। और रहीम, क्या करता फिर रहा है तू? सुल्तान ने उसे टपट कर पूछा। सिपाही ने जल्दी से सल्यूट किया। ड्यूटी का नाम सर जी। ये औरंगाबाद के बस स्टॉप पर भीख मांग रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया। और ये जो दूसरा है ना, ये गवाह है। सुल्तान ने मेरी तरफ गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अरे पीर भाई तुम? उसने बेसाता लपक कर कहा। सिपाही के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन फौरन ही हंस पे साबक। सुल्तान के तेवर बदल गए। तुम भीख मांगने? मैं तुम्हारे दिमाग के कीड़े यूं जानूंगा जैसे बिस्तर से गिर्द जाड़ी जाती है। सीधे खड़े हो जाओ अदब के साथ। मैं बौखलाहट में बिल्कुल अलिफ हो गया। मेरी बात सुनो सुल्तान भाई, मैंने फरियाद की। इन्हें गलतफहमी हो गई है। बस खामोश हो जाओ, अभी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो दाड़ा अंदर ले चलो इन्हें। वो आगे आगे चला गया। रहीम नामी सिपाही मुझे तो खेलता हुआ सुल्तान के कमरे में ले गया। हाँ, आप सुनाओ किस्सा। सुल्तान ने अपनी आरामदेह कुर्सी पर देर होते हुए कहा। सिपाही ने अपना आंखों देखा अफसाना खूब नवा मिर्च लगाकर बयान किया। टंटा फकीर उसकी हर बात पर बेहद खुशबू और जोर से सर हिलाता रहा, जबकि मैं इंट्रोल से पहले की कहानी सुनाने के लिए बेचैन था, जिससे वो सब बेखबर थे, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बाला कर रहीम चुप हो गया। फिर इसने रुमाल खोलकर वो नमकोल रेस गाड़ी सुल्तान के सामने रख दी, जो मुझे बिन मांगे मिली थी। हाँ तो अब क्या कहते हो? सुल्तान मेरी तरह मुतवज्जो हुआ। पहली बात तो ये कि ये रकम नामुकम्मल है। मैंने कहा। सिपाही का रंग फाक हो गया। सर जी, ये एवं बकवास करता है। इसने एहतजाज किया। खामोश है, इसे बोलने दे। सुल्तान ने उसे डांट कर कहा। इसमें से 40 रुपए की रेजगाड़ी से निकालकर फकीर पान वाले से 10-10 के 4 नोट लिए, जो अब इसकी भी जेब में है। सुल्तान ने घूर कर रहीम को देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी जेबें खाली कर दे, सुल्तान ने कहा। रहीम ने अपनी जेबें खाली कर दी। 10 के 4 नोटों के अलावा इसके पास है 2 रुपये 75 पैसे और कुछ मुड़े तरछे कागज बरामद हुए थे। और सुल्तान ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, और ये कि ये जो गवाह है ना, ये टखना फकीर बनकर इस जगह भीख मांगता है और रहीम को इसमें से पति भी देता है। अरे वाह, सुल्तान ने कहकर लगाया। और तुम इस गरीब की जगह पर कब्जा कर बैठे। वाह भाई वाह। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मुझे मुस्कुराता देखकर सुल्तान का मिजाज फिर बढ़म हो गया। ओए सीधे खड़े रहो, समझे? उसने गरज कर कहा और मैं फौरन अटेंशन हो गया। हाँ तुम सुनाओ टखने फकीर। और अब दिनों की तरह मुतवज्जो हुआ। क्या नाम है तेरा? दिनों सरकार। दिनों गुनगुना कर बोला। बस साहब, मैं चाय पीने के लिए गया था, 20 मिनट लगे होंगे। इसने मेरी जगह हथिया ली। और इन 4 नोटों का क्या किस्सा है? सुल्तान ने पूछा। दिनों ने किनखियों से रहीम सिपाही की तरफ देखकर बोला, माई बाप ये ना पूछिए तो बेहतर है। बकवास मत करो, मेरी बात का जवाब दो। सुल्तान दादा। जी वो ये रंगोरोट फकीर ठीक कहता है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेरा खून खोल कर रह गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। सुल्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, 20 मिनट में पूर्ण 44 रुपये 60 पैसे। कमाल है पीर भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इस बार मुझे मुस्कुराने की जरूरत ना हुई। वैसे भी इतनी जिल्लत के बाद हंसी उसी कौन मुस्कुराता है। उम्मीद है मेरी पोजीशन साफ हो गई होगी। मैंने दबे दबे लहजे में कहा। साफ हो गई। सुल्तान मेज पर हाथ रख के दौड़ा। तुम पर जुर्म साबित हो चुका है। लेकिन ये रहीम चाहता था कि वहाँ रोज भीख मांगू। मैंने कहा, पूछ रहा था फुल टाइम करूँगा या पार्ट टाइम। मैंने इनकार कर दिया तो बोला, मुझसे मुआहदा कर लो या थाने चलो। क्यों? सुल्तान ने रहीम पर आकर टिका ली। ये झूठ बोलता है जी, रहीम मनमनाया। सुल्तान ने दिनों फकीर को घूर कर देखा तो इस साहब को नजर झुका ली। वो तो इस वक्त चक्की के 2 पाटों के दरमियान था। कुछ भी हो तो मुजरिम हो, इतराफ जुर्म भी कर चुके हो। सुल्तान ने मुझसे कहा, लेकिन मुझे सिपाही तो पेश करने दो, मैंने भीख नहीं मांगी। बकवास मत करो। ठीक है तरमतरा कील। ठहरो। सुल्तान चीखा। फिर रहीम सिपाही की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम दोनों बाहर जाओ, कहीं इधर उधर ना होना। तुम्हारी तो मैं अच्छी तरह खबर लूंगा। वो दोनों बाहर निकल गए तो सुल्तान मुझ पर बरस पड़ा। तुम अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। तुम यूं खुलेआम तमतरा कील। तमा नहीं बनता। इसने बेबसी से सर हाथ मारा। तुम खुले आम जिन बादशाह का नाम इतनी बदतमीजी से लेते हो। हाँ तो क्या कर रहे थे तुम?
बोलो क्या कहना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बड़े बदलिहाज आदमी हो। तमतरा की ने तुम्हें गामेशाह के जंगल से रिहाई दिलवाई और तुम इनके खास आदमी के साथ बदसलूकी कर रहे हो। मैं बदसलूकी कर रहा हूँ? सुल्तान गुर्राया। मैं जिन बादशाह का गुलाम हूँ ये भी मानता हूँ कि तुम इनके खास आदमी हो। क्या मैं तुम्हें खुलेआम भीख मांगने का लाइसेंस दे दूँ? मुझे यकीन है मेरा चेहरा सुर्ख हो गया होगा। मेरे होंठ कांपे लेकिन आवाज़ ना निकल सकी। मैं जानता हूँ तुम्हारी इन हरकतों पर जिन बादशाह भी तुमसे खफा होंगे। अगर अगर नहीं तो बुलाओ इनको अपनी सफाई के लिए। मेरे जेब में दुआएंगे आपकी शीशी तो थी नहीं, वरना मज़ा चखा देता। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त ठंडा दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है। बार कैफ मैंने अपनी पूरी दास्तानी से सुना दी, लेकिन इसकी आंखों में बेयकीनी झलक रही थी। यकीन नहीं आता बालाकर उसने तबसरा किया। मैंने शायद तमतरा की कसम खाकर यकीन दिलाना चाहा तो इस पर लर्जा तारी हो गया। वाकई या तो तुम कोई मर्द बुजुर्ग हो या फिर जिन बादशाह की कुव्वत बर्दाश्त से बेपनाह। बहरहाल मैं अब यकीन करने पर मजबूर हूँ। फिर मैंने उसे रेशमा के गवाह का हाल सुनाया। वो उछल पड़ा और तुम देखते रहे। इसने मुझे तन नमेज निगाहों से घूरते हुए कहा। तो और क्या करता? क्या मैं तुम्हें हरकुलिस दिखाई देता हूँ? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया, इसे गामेशाह के आदमियों ने अगवा किया। छापा मारकर बरामद करवा लो। नहीं पीर भाई, ये मुमकिन नहीं है। वो एक सरदार भागकर बोला। गामेशाह खतरनाक आदमी है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। तुम जगह पहलवान को बता दो, वो खुद किसी से कम नहीं, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गामेशाह से बढ़ना मेरे बात से बाहर है। ऐसा करो, जिन बादशाह से मदद तलब कर लो। यानी अब तुम्हारी हर जिम्मेदारी तमतरा की शाह पूरी करेगा। अपनी वर्दी भी इन्हें ही पहना दो। मैंने बुना कर कहा, यह मेरा और जिन बादशाह का जाती मामला है, इसमें मुदाखलत मत करो। वो रखाई से बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़रा रुको, उसने कब से मुझे पुकारा। मैंने पलट कर देखा। इस बार तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आइंदा ऐसी ऐसी जलील हरकत न करना। क्यों बाप दादे का नाम उछाल रहे हो? ये मेरा और मेरे बाप दादे का ज़ाती मामला है, मैंने बुना कर कहा। इसमें मुदाखलत मत करो। और हाँ, इस बाम वाले का हुलिया भी लिखवाते जाओ। वो क्यों? अगर वो इसी तरह बाम फरोख्त करता रहा तो अंजुमन इंसदा दे, गदागिरी अंजुमन इंसदा दे मेहनत का शाह में तब्दील हो जाएगी। मैंने उसे बम फरोख्त करने वाले का हुलिया बताया और ये दुआ करता हुआ बाहर निकल आया कि खुदा करे वो मरदूद सुल्तान के हथे चढ़ जाए, ताकि इसे पता चले कि बम के बगैर भी इंसान का वजूद पानी बनकर बह सकता है। वहाँ से निकलकर मैंने घर का रास्ता लिया। मुझे जल्द अज जल्द घर पहुंचकर सोच विचार करना थी। सुल्तान ने टका सा जवाब दे दिया था, लेकिन रेशमा को इस तरह गामेशाह के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। आखिर वो मेरी मोहब्बत थी। अल्लाह तो अकर रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकला तो 8:30 बजे थे। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता घर की तरफ चल दिया। गली में कब अंधेरा था, लेकिन रास्ता जाना पहचाना होने की वजह से मरवानी से चलता रहा। अचानक मैं किसी से टकरा गया। देख कर नहीं चलते, किसी ने बेहद इतरा कर कहा। आवाज़ नस्वानी थी। मैंने आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कोई साहब नहीं था। कौन है तुम? मैंने पूछा। पहचानो ना मुझे? वही आवाज़ फिर उभरी। लहजे में इतराहट का अंचल और बढ़ गया था। कौन हो तुम? यही हो, तुम्हारे करीब। कहाँ हो? बेहद करीब। क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूँ। मेरी गिग्गी बन गई। मैंने चुड़ैलों के किस्से भी सुने थे, लेकिन कोई जीती जागती चुड़ैल आज तक नहीं देखी थी। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर घर से निकला था कि मुसीबत में मुसीबत चाल फिर रही थी। भूत मेरे मुंह से निकला। आवाज़ खासी बुलंद थी। किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। क्या करते हो पागल? इस आवाज़ ने मुझे डांटा। मेरा तो जिस्म ही बेकाबू हो गया। मैं बुरी तरह मचला तो एक तरफ जाग गई, फिर वो कराती हुई उठ खड़ी हुई। मैंने फिर आवाज़ की जानिब आगे फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अब भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मैंने आयतर कुर्सी याद करने की कोशिश की तो पता चला कि पाँव जैसे ज़मीनें पकड़ ली हैं। अब्बू जी! उसने करीब आते हुए मुझे पुकारा। तुम तो पागल ही हो, कितने जोर का धक्का दिया मुझे। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब मुझे पहली मरतबा कोई चीज़ नजर आई। बड़े बड़े बदनुमा नुकीले लेकिन चमकदार सफेदान। फिर मुझे स्याह होला सा नजर आया। मेरी गिगी बन गई। हलक से डरी डरी आवाज़ें निकलने लगी। मेरी जुबान छाल थी, लेकिन रवा रवा जलालतों का विर्द कर रहा था। तुम डरते क्यों हो मुझसे अबू जी? उसने दूसरी मरतबा मुझे अबू जी कहकर पुकारा था, लेकिन मुझ में तो बुरा मानने का भी हौसला नहीं था। तुम आखिर हो कौन? मैंने हकलाते हुए कहा। मैं हूँ तुम्हारी जैतून, उसने बड़े प्यार से कहा। मेरी गिग्गी यकीनन खिल गई थी, क्योंकि इस बार हलक से गुर्राहट निकली थी। क्या मुसीबत है? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो?
पहले डाल रहे थे, अब खफा हो रहे हो, फिर इठलाई। गठरी ले आऊँ, कपड़े और जेवर वाली? बस अब ले ही चलो अपने साथ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने कहा और उसे एक तरफ धकेल कर आगे बढ़ गया। मुझे एहसास हो रहा था कि यह मामला बेहद मदहोश हो चुका है। इस वक्त अगर कोई मुझे इसके साथ देख लेता तो शायद उल्टी सीधी हर किस्म की आंतें गले पड़ जाती। मैं ऐसे कई लोगों को जानता था जिन पर आफत अज़वाज इस तरह नाज़िल हुई थी। मैंने बड़े खलूस से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी बलाओं से महफूज रखे। घर पहुंचा तो थकन से नडाल हो रहा था, लेकिन यह भी जानता था कि आराम भी मेरे नसीब में नहीं है। रेशमा को मुसीबत में गिरफ्तार छोड़कर मैं चैन की नींद भला कैसे सो सकता था। एक सूरत तो ये थी कि मैं जाकर जगह को मतला कर देता, लेकिन इसमें कबाहत यह थी कि वो मुझ पर उधार खाए बैठा था। वैसे भी पिछले दिनों मैं एक नाकर्दा अगवा के चक्कर में फंस चुका था। आज गदागिरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। अगर सुल्तान एक और मौका मिल जाता सुल्तान को, तो वो यकीनन मुझे रगड़ डालेगा। बाल आकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जगह से राब्ता कायम करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। चुनाचा खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं थी, मुझे खुद ही इस सिलसिले में कुछ करना होगा। कुछ सोचकर मैंने 2 छोटे शीशों में दुआएं गियाब और इसका तरिया कंडेला और दोनों शीशों को जेब में रख लिया। फिर मैं बिस्तर पर दराज होकर अपने मनसूबे की नोक पलक दुरुस्त करने लगा। पे दर पे तख्त तजर्बात ने मुझे सिखा दिया था कि अंधा दूध चलना बेहद नुकसानदेह हो सकता है। यह पहला मौका था कि मैं कोई काम अंजाम देने से पहले मनसूबाबंदी कर रहा था। वक्त इंसान का बेहतरीन उस्ताद होता है। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे फितरी लावालीपन की जगह पुख्तगी ने ले ली है, और ये तब्दीली मुझ में दुआएं गियाब से तारुफ के बाद आई थी। ये बात तो तय थी कि ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात से बचने के लिए ज़रूरी था कि मैं दुआएं गियाब का डोज कामशाह के अड्डे पर पहुँच कर करूँ। इसके बाद अंदर दाखिल होना कोई मसला नहीं था। खैर, अंदर दाखिल होने के बाद मुझे रेशमा को तलाश करना था। अब मसला रेशमा को तलाश करने के बाद इसे बाहर निकालने का था। वो कोई गुलाब जमुन तो नहीं थी कि उसे मुट्ठी में दबा कर बाहर निकल आता। चुनांचे जरूरी था कि इसे भी दुआएं गियाब का डोज दिया जाता। इसमें भी एक दुश्वारी थी। मैं गायब हालत में इसे कहता कि चुपचाप बाहर निकल जाओ, तो वो चीखे मार मार कर सबको अपनी लोकेशन बता देती। अलबत्ता ज़रूरी था कि मैं इसे दुआएं गियाब में दुआएं बेहोशी मिलाकर पिलाता और इस आलम से बाहर निकाल लाता। लेकिन कम वक्त दुआएं गियाब से भी डर लगता था। पता नहीं दुआएं बेहोशी इसको रास भी आएगी या नहीं। बहरहाल ये खतरा तो मोल लेना ही था। मैं इस वक्त खुद को एक फिल्मी हीरो महसूस कर रहा था। मुझे यकीन था कि इस तरह रेशमा के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिल्मों में हमेशा यही होता है। मैंने एक छोटी शीशी दुआएं बेहोशी का एक डोज भी ले लिया। तीनों दुआओं की शीशियों के सिलसिले में मैंने बड़ी एहतियात बरती थी। माजी में इस सिलसिले में भी तख्त तजर्बा से 2-4 हो चुका था। मैंने दुआएं गियाब पर सफ़ेद शीशी में, इसका तरियाक लाल शीशी में और दुआएं बेहोशी सब्ज़ शीशी में रखी थी। फिर मैंने जेब का जायज़ा लिया। ये देखकर इत्मीनान हुआ कि माली एतबार से आसा मुस्तकम हो। इसके बाद मैंने घड़ी देखी, 9:15 बजे थे। मैंने दरवाजे पर ताला डाला और बाहर निकल आया। बस स्टॉप पर कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन कोई बस ना आई। बालाहर तंग आकर एक रिक्शा वाले से रुजू किया। चलो कि मैंने इससे पूछा, कहाँ जाना है? इसके लहजे में बेजारी थी। कलंदर रोड। नहीं, मुझे शादमान जाना है, उसने बेहद रूख के लहजे में कहा। तो फिर मीटर ऑन करो और चलते फिरते नजर आओ, मैंने बुना कर कहा। शादमान पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी मीटर की रफ्तार कितनी ज़्यादा है। कभी खुद भी किराया अदा करो तो पता चले। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, उसने गोया एहसान करते हुए कहा, लेकिन मीटर से 5 रुपये ज़्यादा लूँगा। हालांकि मीटर तुम्हारा पहले ही तेज़ होगा। चलना है तो चलें, इसने बेजार होकर कहा। मेरे जी में तो आई कि सीधा सुल्तान के पास ले चलूं, लेकिन इस जिन पुरुस्त अफसर के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता था। क्या खबर उल्टा मेरे खिलाफ केस बना डाले। चुनाचा मैं रिक्शे में बैठ गया। कलंदर रोड पर पहुंचकर गामेशा की कोठी से कुछ दूर मैंने रिक्शा रखवा दिया। मीटर देखकर तो 9 रुपये 40 पैसे बने थे। मैंने दुखी दिल से 15 रुपये निकालकर ड्राइवर के हाथ पर रखे, जो इसे नहायत इत्मीनान से जेब में डाल लिए। इसके बाद चलने में खामोशी रही। तो क्या ये रिक्शे की कीमत अदा की है आपने? रिक्शे वाले ने पूछा। अब उतर भी जाइए, 60 पैसे वापस करो, मैंने मीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। 9 रुपये 40 पैसे बने हैं, 5 रुपये ऊपर के, ये हुए 14 रुपये 40 पैसे। मैंने तुम्हें दिए हैं 15 रुपये, लिहाजा 60 पैसे वापस करो, मैंने उसकी खिदमत में गोशवार पेश किया। उसने जेबें टटोली और सूखा सा मुँह बनाकर बोला, खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप खुले दे दीजिए। मेरे पास भी नहीं है, मैंने जवाब दिया। तो फिर रहने दीजिए, 60 पैसे की बात ही क्या है। ऐसा करो तो मुझे 1 रुपया वापस कर दो, मैंने तजवीज़ पेश की। 40 पैसे से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? नामुमकिन, मैं कम पैसे नहीं दे सकता। मुझे गुस्सा आ गया। मैं और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, मैंने कहा, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि तुम मीटर से 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हो।
देर तक बहस होती रही और मैं भी रिक्शे में डटा रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बेअसूल शख्स को एक पैसा भी ज़ाया नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इस मसले का कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा था। बालाखिर कुछ देर मुझे सूझ ही गया। ठीक है, तुम रिक्शा चलाओ, मैंने कहा। जब तक मीटर में 10 रुपये नहीं बनेंगे मैं नहीं उतरूंगा। रिक्शा वाला किसी नाकाबिल फहम जुबान में बड़बड़ाया। गलबन मुझे बुरा भला कह रहा था। तब इसने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। कुछ दूर जाकर जब मीटर में मुझे 10 रुपये नजर आने लगे तो मैंने रिक्शा रुकवाया और नीचे उतर आया। रिक्शे वाले ने मुझे खून खार निगाहों से देखा और बुरा भला कहता वो रिक्शा उड़ा ले गया। मेरी तबीयत साफ हो गई, लेकिन पैदल होने की वजह से मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अब इस असूल परस्ती के नतीजे में मुझे पैदल चलना था, लेकिन चलने से पहले मैंने दुआ की आपकी शीशी निकाल कर एक डोज ले लिया और रेशमा के लिए दुआ बचाना मैं नहीं भूला था। फिर मैंने लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा अपने साय को देखता रहा। गायब होने की तस्दीक की और कोई सूरत नहीं थी और इस वक्त मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। चंद ही लम्हों के बाद मेरा साया गायब हो गया और मैं नहायत इत्मीनान से गामे शाह की कोठी की तरफ चल दिया, जिससे 60 पैसे की खातिर आगे निकल आया था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैंने फाटक पर पाँव रखा, ऊपर चढ़ा, अंदर कूद गया। लॉन में अंधेरा था, अलबत्ता इमारत की बैरूनी खिड़कियां रोशन थी। मैंने लॉन अबूर किया और बरामदे में दाखिल हो गया। तभी राहदारी से गुजरा तो अब कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ मुझे कभी कैद किया गया था। इस दौरान मैं तमाम कमरों में झांकता जा रहा था। बड़े कमरे में गामे शाह हस्बे साबक बैठा आबे हराम से शौक फरमा रहा था। मेरे जी में आया कि बदबख्त की खूब टिकाई लगाऊं, लेकिन रास्ता खोटा करना मुनासिब नहीं था। चुनांचे मैं आगे बढ़ा। इस कमरे में झांकते मेरी बांझी खिल गई। जहाँ कुछ दिन पहले मेरा क्याम रहा था, मेरा गोहरे मकसूद वहाँ मौजूद था, लेकिन अच्छे हाल में नहीं था। मैंने आए थे इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गया। रेशमा वहाँ मौजूद थी। इसका चेहरा शोला ज्वाला बना हुआ था। कमरे में कमाला और इसका वो खबीर साथी भी मौजूद था, जिसे मैं शाम को देख चुका था। अगर चीखना चाहो तो जी पड़ के चीख सकती हो, कमाला कह रहा था, लेकिन फ़ायदा कुछ ना होगा। बेहतर है खाना खा लो। इसने ट्रे की तरफ इशारा किया। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे घर जाना है, रेशमा ने जवाब दिया। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इतने करीब से देखने का यह पहला मौका था। वो किसी नौखेज गुलाब की माना थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इसके चेहरे पर खौफ की कोई अलामत नहीं थी। इसे भी अपना ही घर समझो, कमाले ने कहा। क्यों समझो? सूरत भी देखी है अपनी, फटकार बरस रही है, वो भी फिर गई। तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज्यादा 3-5 करोगी तो हार जड़ दूंगा, कमाले ने यहीं से धमकी दी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कबल इस वक्त मदारत करके काम भी करना नहीं चाहता था। आखिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रेशमा ने पूछा। इस बार इसका लहजा नरम था। तुम्हें हीरोइन बनाएंगे फिल्म की, कमाले के साथ ही ने इंतहाई गुस्ताख लहजे में कहा। फिल्म तो समझती हो ना, इसका कैसेट जगह को भी भिजवाएंगे। बड़ा गयादार बनता है, फिल्म देखकर खुदकुशी कर लेगा। ये सुनकर रेशमा के चेहरे पर जर्दी घुल गई। लड़की कैसी जीदार हो, इस किस्म की सूरत हाल में खुद को नहीं संभाल सकती। मेरे लिए गुस्सा जब्त करना दुश्वार हो रहा था। मैं तवज्जो उठाने के लिए खाने की ट्रे की तरफ मुतवज्जो होकर जो एक तरफ रखी थी। ट्रे पर पानी का एक जग था, साथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास भी रखा था। मैंने जेब से दुआएं बेहोशी की शीशियाँ निकाली और गिलास में डेल दी। फिर मुझे एहसास हुआ कि रेशमा तो खाने पीने से इनकार कर रही थी। अगर ये पानी ज़ाया हो गया तो अब तो मेरे पास दुआ भी नहीं थी। मैं दिल में दुआ करने लगा, रेशमा वो पानी पी ले, खुदा के लिए मुझे जाने दो। रेशमा गिड़गिड़ाई। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तो हम भी तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? कमाल ने जवाब दिया। हम तुम्हें मुफ्त में हीरोइन बना रहे हैं। रेशमा अब रोने लगी। मैं खामोशी से उसे रोता देखता रहा। इस आलम में वो और भी हसीन हो गई थी, बरसात में धुले हुए किसी फूल की तरह। कमाले के साथी ने पानी का गिलास उठाया तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने तय कर लिया कि दुआ मिला पानी ज़ाया कर दूं तो सारी एहतियात बराए ताक रख कर लोगों से उलझ पड़ूंगा। कमाने के साथी ने पानी का गिलास रेशमा की तरफ बढ़ाया, जिसकी अब हिचकियाँ बन गई थी। लो पानी पी लो, इसने नरम लहजे में कहा। रेशमा ने इनकार नहीं किया, शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। रेशमा ने पानी पी लिया तो मेरी जान में जान आई। अब मैं अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार था। इसके लिए ज़रूरी था कि इन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दूँ। अगर रेशमा इनके सामने गायब होगी तो बहुत बुरा होता। मैं तो यूं भी गायब होने की इस सख्त को खुद तक महदूद रखना चाहता था। इस रात में रेशमा तक को शरीक करना मुझे गवारा नहीं था और अब किसी भी लम्हे रेशमा गायब हो सकती थी। चुनांचे मैंने अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया। यूं भी इतनी देर तक इनकी खराफत बर्दाश्त करके मैं इन खबीसों का खासा मकरूज हो चुका था। मैंने एक कदम पीछे हटकर कमाले की कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। वो अपने साथी से जा टकराया।
इन दोनों ने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर का जायजा लिया, लेकिन इन्हें कुछ नजर न आया। उनके हलक से डरी डरी सी चीखें निकल आईं। यार ये कमरा ही ये सेबजदा है। कमाला हकलाया, निकल चलो यहाँ से। वो दोनों फौरन ही निकल भागे। रेशमा के चेहरे पर हैरत थी। मैं अभी इनके पीछे पीछे निकला। मैं अब वहाँ मजीद अफरा तफरी फैलाना चाहता था ताकि इनकी तवज्जो इस कमरे से हट जाए। रेशमा के गायब होने में तो कोई मसला ही नहीं रहता। हस्बे तो उन्होंने बौखलाकर गामे-शाह के कमरे का रुख किया। गामे-शाह अपने शुगर में मसरूफ था। इससे इन दोनों की मुदाखलत बेहद गिरा गुजरी, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर इनकी सासिमगी देखकर संजीदा हो गया। क्या बात है, क्या हाल है इस चिड़िया का? इसने पूछा। चिड़िया? वहाँ तो कोई भूत है शाहजी, कमाले ने खिलाते हुए कहा। क्या बकता है, गामे-शाह ने दारा। इस वक्त मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर एक थप्पड़ सीध कर दिया। मैं ये कदम ना उठाता तो क्या करता, लेकिन ये डर भी था कि हस्बे साहब कहीं ज़ाहिर ना हो जाऊं। इस सूरत में यकीनन मेरी चटनी ही बन जाती है और गलबन उमरानी चटनी कहलाएगा। गाँव में शाह भी बौखला गया। वो सख्ते के आलम में खड़ा रह गया। कौन है बौखलाया? शाह जी, ये कोठी या सेबजदा है? कमाने का साथी भी हकलाया। वो तीनों अपनी अपनी जगह साकत थे और बैठे रहे। मैंने मजीद छेड़छाड़ मुनासिब ना समझी और कमरे से निकल आया। अब मुझे रेशमा की खबर लेना थी। रेशमा वाले जाने बचाने कमरे में दाखिल होते में तबीयत साफ हो गई। रेशमा वहाँ नजर नहीं आ रही थी। मैंने हायर इत्मीनान से इसी कुर्सी की तरफ बढ़ा जिस पर अभी कुछ देर पहले रेशमा बैठी थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने अहमकों की तरह कुर्सी को ऐसे टटोला जैसे रेशमा को नहीं बल्कि किसी छोटी सी सुई को तलाश कर रहा हूँ। ये जानकर मुझे शदीद झटका लगा कि वो ना सिर्फ ज़ाहिरी बल्कि बातनी तौर पर भी गायब हो गई थी। मैं बेजान सा होकर इस कुर्सी पर गिर गया जिस पर इसे होना चाहिए था। मैं खाली जहन सा बैठा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद कुछ सोचने के काबिल हुआ। रेशमा कहाँ जा सकती है? यही एक सूरत थी कि वो बेहोश होने से कबल कुर्सी से उठ गई और फिर कहीं बेहोश होकर गिर गई है। मैंने इस मफरूजे के तहत कमरे के एक एक गोशे को टटोलना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं घुटनों के बल बैठा बड़ी तरतीब से फर्श पर टटोलता फिर रहा था कि दरवाजे की तरफ से कदमों की आहटें सुनाई दी। आने वाले गामे-शाह के 2 अदद गिर गए थे जो सूरज से खतरनाक बदमाश नजर आ रहे थे। उन्होंने अहमकों की तरह सारे कमरे का जायजा लिया। जाहिर है मैं तो उन्हें नजर नहीं आया था। यहाँ तो कोई नहीं, इनमें से एक बोला। यहाँ लड़की फरार हो गया। दूसरे ने तबसरा किया। जाहिर है वो अहमक कमाला दरवाज़ा जो खुला छोड़ गया था। पहले ने जवाब दिया, खैर आओ तलाश करो। मुमकिन है अभी निकल ना सकी हो और गिर गई हो। वैसे अगर निकल गई है तो शाह जी इन दोनों की खाल गिरा देंगे मार मार कर। वो वापस चलेगा तो मैं फिर रेशमा को तलाश में मसरूफ हो गया। इस कमरे में गायब शुदा रेशमा की तलाश करना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में कोई सुई तलाश करना। कमरे की मुकम्मल तलाशी हासी देर में पूरी हुई। अब मैं यकीन से कह सकता था कि रेशमा कमरे में नहीं है। मैंने कमरे का चप्पा चप्पा टटोल लिया। मेरे औशान हता हो गए। ये बात तय थी कि रेशमा बेहोश होने से पहले कोठी से नहीं निकल सकती। यूँ मेरे लिए एक इंतहाई संगीन मसला खड़ा हो गया। इतनी बड़ी कोठी में रेशमा को तलाश करने के लिए तो 6 माह दरकार थे। दूसरी तरफ ये दरकार था कि मैं किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकता हूँ। बहरहाल इस कमरे में अब मेरा कोई काम नहीं था। चाचा मैं बाहर निकल आया। बाहर अफरा तफरी का आलम था। गामे-शाह के गिर रेशमा को तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रेशमा इन्हें नजर नहीं आ सकती। यह मसला मेरे लिए भी था। मैं अभी से नहीं देख सकता था। मेरे मंसूबे में कोई जोड़ नहीं था। बस इसे किस्मत की खराबी कहा जा सकता है। मैं अजीब उलझन में था। ज़ाहिर हो जाता तो गामे-शाह के गिरगे मेरे लिए अज़ाब बन जाते और यूं रेशमा को लिए बगैर नाकाम जाने का तस्वर मेरे लिए रूह फरसा था। राहदारी में गुंडे मुसलसल भागदौड़ कर आए थे। मैं एहतियात से दीवार के साथ टेक लगाए आगे बढ़ रहा था। अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, शाह जी। हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लड़की कोठी में नहीं है। वो आवाज़ मेरे लिए मुसद्दा जान अफजा थी। एक एक की चमड़ी उतार दूंगा। गामे-शाह ने जवाब दिया। लहजा बहुत ख़राब था। ये खुश आइंदा बात थी। इसका मतलब था कि हम वहाँ कदर सुकून से हो जाएगा। इसके बावजूद मैं बड़े मुहतात अंदाज में दीवार के साथ चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। दाखिली दरवाज़ा कुछ ही दूर रह गया तो मुझे ठोकर लगी। मैं तुरंत बरकरार रह सका। किसी इंसानी वजूद से गिरा था। पहले तो मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर मुझे एहसास हुआ गायब हालत में रेशमा है। बेहोश रेशमा। सारी मजूसी दूर हो गई। मेरी जान में जान आ गई। बलाकर मुझे घोड़े मकसूद मिल गया। अब मैं सरखुरुई के साथ वापस जा सकता था। ये मेरी और रेशमा की खुशकिस्मती थी कि वो दाखिली दरवाजे के इस कदर करीब बेहोश होकर गई थी और फिर वो बीच राहदारी में भी नहीं थी बल्कि राहदारी की एक दीवार के साथ थी, वरना अब तक रौंदी जा चुकी होती। बहरहाल मैंने घुटनों के बल बैठे हुए इसे टटोला। अजीब सूरत हाल थी। एक गायब हस्ती दूसरी गायब हस्ती को अंधों की तरह टटोल रही थी। फिर अचानक मुझे
आज पता है मिजाज दुआ कि आपका ख्याल आ गया। हम दोनों किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते थे। मेरे हाथ पाँव फूल गए। मैंने रेशमा को सहारा देकर बिठाना चाहा, लेकिन वो मेरे काबू में ना आ सकी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेहोश आदमी का वजन किस कदर ज़्यादा हो जाता है। वो बोझ, गोले बदन, नाजुक अंदाज रेशमा की जगह पहलवान का बोझ मालूम हो रही थी। अब मसराई से बाहर ले जाने का था। वो इतनी हल्की फुल्की नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। आखिर को जगह पहलवान की बहन थी। इसे घसीट कर बाहर आसानी बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें 3 कबाहतें थी। एक तो ये कि इसके साथ ये सलूक करते हुए मेरा दिल दुखता था। मंजूर नजर कितनी ही वजनी क्यों ना हो, इसे बेदर्दी से घसीटा नहीं जा सकता। दिल के सौदे अजीब होते हैं, चाहे पहली नजर में हो या 175 की नजर में हो। लेकिन महबूब का वजन कराने की जहमत कोई नहीं करता, ना ही मोहब्बत में वजन या हुजूम की कोई कायद होती है। दूसरी का बात यह थी कि अगर अपने दिल में मोहब्बत बड़े जब्त का जगह, मेरा मतलब पत्थर आकर इसे घसीटता तो ना सिर्फ इसका लिबास फट जाने का हादसा था, बल्कि इसका नाजुक बदन छिल भी सकता था। और तीसरी कबाहत यह थी कि घसीटे जाने की आवाज़ हमेशा इसके गिरगों को मुतवज्जो कर सकती थी। यूँ मेरे किए किराए पर पानी फिर जाता। तब मैंने जान पर खेल जाने का फैसला किया, यानी किसी न किसी तरह इसे लाद कर बाहर निकालना। पहले मरहले में मैंने इसे किसी न किसी दीवार के सहारे बिठा दिया। इस दौरान मेरा सांस फूल गया, लेकिन सांस दुरुस्त करने की मोहलत नहीं थी। हाथ हटाते ही वो फिर पहले की तरह गिर जाती। चुनांचे पहले मरहले में मैंने उसे कंधे पर डालने की कोशिश की, लेकिन लुढ़कता हुआ देर हो गया। खुशकिस्मती से वो इसी पोजीशन में गिरी जिसमें पहले इसे उठाया था। अलबत्ता इस दौरान इसका सर बुरी तरह से दीवार से टकराया था। मैं झुंझला गया, मायूस भी हो गया। मैंने जिंदगी में पहली बार कितनी होशमंदी से मंसूबा बनाया था, और अब पता चल रहा था कि हर मंसूबे में हंगामी सूरत हाल की गुंजाइश रखना जरूरी होता है। इससे निपटने के लिए कुव्वत फैसला और हाजिर दिमागी दरकार होती है। इस वक्त मैं इतना मायूस था कि मुमकिन था कि इसे वहीं छोड़कर चला आता, लेकिन फिर ख्याल आया कि आमतौर पर रस्म है कि दूल्हा दुल्हन को उठाकर अपने घर की चौखट पार करता है। अगर इस संगीन मौका पर इस रस्म की तजदीद ना कर सका तो वो रंगीन मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अगर मिल गया तो इस वक्त मैं नाकाम होकर औरों से, रेशमा से बढ़ के उससे भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरे कानों में शहनाइयाँ सी गूंजने लगी और जिस समय जैसे जैसे तवानाई की कोई लहर सी दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा। कोठी में अब कोई नकलो हरकत नहीं थी। गाँव में शायद अपने शुगर में मसरूफ हो गया था और इसके गिर गए इसके मतवक़ा कहर से डर कर दुब के बैठे होंगे। मैंने हिम्मत करके बेहोश और गायब रेशमा को अपने कंधों पर डाला और दौड़ लगा दी। दाखिली दरवाजे से निकल कर लोन तक पहुँचते पहुँचते बुरी तरह हाम गया, लेकिन मैं जानता था कि एक बार उतार कर मैं इसे दोबारा नहीं उठा सकूंगा। चाचा मैं हाँफता कांपता लुढ़कता इसे उठाए गेट की तरफ बढ़ता रहा। गेट के करीब पहुंचकर मैंने आहिस्तगी से इसे घास पर गिराया और भी वहीं डेढ़ हो गया। ऐसा लगता था जैसे अपनी सांसों को कभी काबू नहीं कर सकूंगा। ज़रा जान में जाना ही तो फिर मसाइल मुँह फाड़ कर सामने खड़े थे। मैं हूँ तो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकता था, लेकिन रेशमा को इस पार ले जाना मेरे बस से बाहर था। रेशमा के सामने गायब हालत में आने से भी बेहद पेचीदगियाँ पैदा होती। मैंने जेब से दवाई की आपकी तोड़ वाली शीशी निकाली और दुआ का एक डोज ले लिया और रेशमा के दुआ बचाई मैंने ही भूला था। फिर कुछ सोचकर मैंने इसे बेहोशी के आलम में दुआ पिलाने का फैसला किया। जरूरी नहीं था कि होश के आलम में वो मेरी बात मानती, एतबार करती। दुश्वारी तो जरूर थी, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने दुआ इसकी हलक में अंडेल दी। अब मुझे सिर्फ इंतजार करना था इसके ज़ाहिर होने और होश में आने का। मैं परेशान भी था कि गाँव में शाह के गुंडे इस तरफ निकल आते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। बाद आकर मेरी नज़रों ने वो हैरत अंगेज खूबसूरत मंजर देखा। वो पहला मौका था कि मैं किसी इंसान को गायब हालत से ज़ाहिर होते देख रहा था। वहाँ अंधेरा था, इसके बावजूद मैंने रेशमा को हाजिर होते देखा। आदम की धुंध से उसका वो चांद भरा चेहरा उभरा तो मैं हैरान सा होकर रह गया। फिर कुछ देर बाद वो कसमस आई और इसने आंखें खोल दी। खामोश रहना, इस वक्त तुम इन गुंडों की कैसे रिहा होने के बहुत करीब हो। मैंने सरगोशी की, मुझे डर था कहीं वो चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दे। इसने सर को खफीफ सी जंबिश दी और उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? इसने मुझे मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा। इसकी आवाज़ भी सरगोशी से बुलंद नहीं थी। आप भी इसी कोठी में हो? मैंने जवाब दिया। ज़रा तबीयत समझ जाए तो इस फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना होगा। मैंने गेट की तरफ इशारा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारा, मैं कहते कहते रुक गया। दिल की बालें उबल आने में इसके भड़क जाने का खतरा था। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मेरा नाम अबुल इमरान है। खैर हो गई, इसने बेहद लापरवाही से कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। अगले लम्हे वो फाटक पर चढ़ रही थी। मैं इसे हैरत से देखता रह गया। फिर मैं भी गेट की तरफ बढ़ गया। मैंने गेट पर चढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ उतर के वो आगे बढ़ चुकी थी। अरे रुको, मैंने सरगोशी में से पुकारा। क्यों रुकूं? उसने पलट कर देखे बगैर कहा। मैं गेट से कूद कर दूसरी तरफ उतरा, तेजी से इसके पीछे दबका। रेशमा सुनो तो, मैंने से पुकारा। क्या है?
उसने झुंझलाया हुए लहजे में कहा, लेकिन वो रुक गई थी। तुम क्या बुला हो? मैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं अब्बुल इमरान हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने मुंतसर कहा, क्योंकि तफसीली बयान में अपने रोमांटिक पहुंच जाने का खतरा था। तुम अब्बुल इमरान होते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे इस तफसील की तरफ घसीट रही थी जिससे मैं बचना चाहता था। ये सब कुछ मैं बाद में पूछ लेना। तुमने मुझे रोका क्यों था? अरे देखो ना, इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं। तुम तनहा चलोगी तो मुसीबत में फंस जाऊंगी, मैंने बेहद हलूस से कहा। इसने कुछ जवाब न दिया। शायद मेरी बात की मकबूलियत मुतासर कर गई थी। वो खामोशी से मेरे साथ साथ चलने लगी। वक्त इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन कलंदर रोड गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई गाड़ी भी आती जाती दिखाई नहीं दे रही थी। लैंप पोस्ट के नीचे वो रुक गई। ठहर जाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं रुक गया। इसने गौर से मेरा चेहरा देखा। तो अब कोई और चक्कर चला रहे हो तुम लोग? उसने कहा। तुम्हें तो मैं खूब पहचानती हूँ। एक बार तुमने घर तक मेरा पीछा किया था, फिर भाईजान के हाथों मार भी खाई थी। आज भी तुम मेरे पीछे आ रहे थे। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसकी बात काट दी। मैंने तो तुम्हें इनसे बचाया है। इसने तज़हीक अमेज़ निगाहों से मुझे देखा। तुम तो सूरत से ही यतीम मालूम होते हो, वो बोली। वो तो मैं हूँ, इसमें बुराई क्या है? मैंने बेहद मासूमियत से पूछा। बको मत, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कोशिश करके आंखें नशीली बनाई और उसकी आंखों में झांका। अरे तुम तो बेंगे भी हो। उसने इजहार तासुब करके सारे रोमांस पर पानी फेर दिया था। खैर, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। सूरत भी देखिए कभी अपनी। वो यकलात हत्थे से उखड़ गई। फटकार बरस रही है चेहरे पर। बोना सा कद है और पूरा जिस्म पस्तियों पर मुश्तमिल मालूम होता है। पता है ना, मैं जगह की बहन हूँ। मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। पता है मुझे, मैंने संजीदगी से कहा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें नापसंद सही, लेकिन कदम आगे बढ़ाओ। जिस वक्त वो तुम्हें हीरोइन बनाने पर तुले हुए थे, तब तो तुम आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। अब मेरा मुंह नोचने को कह रही हो। हालांकि मैं तुम्हें इन खबीसों से बचा कर लाया हूँ। यह कहकर मैं आगे चल दिया। मैंने पलट कर देखने की ज़हमत नहीं की। कदमों की आहट बता रही थी कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं अभी अनाड़ी तो था नहीं। मैंने सैकड़ों फिल्में देखी थी, हज़ारों कहानियाँ पढ़ी थी। अगर वो मेरे साथ सख्त रवैया तैयार ना करी तो मुझे हैरत होती। फिल्मों में तो यही कुछ होता है, हीरो हीरोइन को बचाता है, इसके बावजूद हीरोइन इसे आंखें दिखाती है, फिर हीरो नाराज होकर आगे बढ़ जाता है। हीरोइन इसके पीछे पीछे आती है और बालाखड़े से मना लेती है। वो मेरे साथ साथ चलती रही, लेकिन इसने मुझसे माजरत तो दरकना बात भी नहीं की। मैंने किन अखियों से इसकी तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में थी। मैंने अपनी अकड़ कायम रखना ही मुनासिब समझा। चलते हुए 15 मिनट हो गए, लेकिन हमें कोई सवारी ना मिली। अब मुझे तशवीश हुई। इस तरह पैदल चलना हर एतबार से खतरनाक था। अगर कोई पुलिस वाला मिल जाता तो मुसीबत ही आ जाती। सुल्तान अहमद पहले ही धमकी दे चुका था। काश कोई रिक्शा, कोई टैक्सी मिल जाती, मैंने कराते हुए कहा। मेरा ये कहना गजब हो गया। रेशमा ने इतनी तेजी से फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं सन्नाटे में रह गया। वो वहीं बीच सड़क पर खड़ी रोई जा रही थी। मैं बुत बनाई से देख रहा था। कुछ देर बाद इस सदमे से संभाला। आखिर हुआ क्या है, मैंने पूछा। मैंने खुदा ना आज तक कोई ऐसी वैसी बात तो कही नहीं। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बदस्तूर होती रही। अब तो मैं बिल्कुल ही बौखला गया। बात क्या है रेशमा, मैंने फिर पूछा। मेरी किताबें, मेरा पर्स, वो हिचकियों के दरमियान बोली। और बाई तो मुझे जान से मार देगा। वो वाज़ह तौर पर जगह पहलवान का हवाला दे रही थी। मेरे देवता कोच कर गए। इसी रफ्तार से चलते रहने की सूरत में हम बमुश्किल सुबह के 3-4 बजे तक अपने मुक्तल या जग्गे के अखाड़े तक पहुंचे। जग्गा यकीनन अपनी बहन की तलाश में पागल हुआ जा रहा होगा। मुझे यकीन था कि अगर मेरा जग्गे से सामना होगा तो वजाहत पेश करते करते मेरा सोइम हो चुका होगा। रेशमा को छोड़कर मैं भाग नहीं सकता था। अजीब सूरत हाल में फंस गया था। वो वाज़ह तौर पर जगह पहलवान का हवाला दे रही थी। पर इसकी तुम फिक्र मत करो रेशमा, मैंने उसे चमकाते हुए कहा, लेकिन दिमाग बदस्तूर अपने मतवक्का मौत पर मातम कर रहा था। किताबें तुम मोल ले लेना। बाई, उसने बमुश्किल काफ़ी रोना शुरू कर दिया। इसका एक हाल है, चलो हम कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएं, जहाँ कोई जालिम जगह ना हो, बस मैं और तुम हो, फूल खिलते हो। जवाबन इसने जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम ही रह गए हो मेरे लिए। इससे तो बेहतर है भाई मुझे मार डाले, उसने नफरत से कहा और भाई को याद करते ही फिर रोने लगी। मेरा दिल टूट गया। इसके अंदाज में कोई निस्वानी अदा नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी, नफरत थी मेरे लिए। ऐसे में आदमी क्या कर सकता है जब इसके महबूब ने उसे ठुकरा दिया और यकीनी मौत इसके सर पर मंडला रही हो।
मैंने भी ज़ारों की तरह रोना शुरू कर दिया। चंद लम्हे तक तो ये डबल ट्रेजेडी प्रोग्राम चलता रहा, फिर शायद वो मेरे हक में दस्तबरदार हो गई, लेकिन अब मुझे अपना होश भी नहीं था। मैं रोता ही रहा। चंद लम्हे तो खामोश रही, फिर बोली, ए इमरान साहब, तुम्हें क्या हो गया? लहजा सख्त था। मैं बदस्तूर रोता रहा, बुरी तरह दिल बढ़ाया था। रोते क्यों हो, बताओ तो सही कुछ। इस मरतबा इसने नरम लहजे में पूछा। तोड़ क्या करूं? मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, मैंने जान जोखिम में डाली, तुम्हें बचाया। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? देखो इमरान, तुम मुझसे एक तरफा तवक्का मत रखो, ये तुम्हारी गलती है। इसका लहजा और नरम हो गया। मैं तुमसे नफरत तो नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती। क्या मोहब्बत यूं ही राह चलते हो जाती है? इसकी बात मुझे माकूल भी लगी और मुस्तकिल का चांस भी नजर आया, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा इतनी रात को? तुम्हें अकेला तो घर नहीं जाने दूंगा ना। मैंने तो भलाई की है, लेकिन जगह को किस तरह समझाऊंगा? ये दास्तान मेरे हमजा सुनाने से पहले वो तुम्हें तो नहीं, मुझे यकीनन मार डालेगा। जगह के हवाले से वो फिर शुरू हो गई। इस हमाकत पर मेरा जी चाह के अपना सर पीट डालूं, लेकिन इससे पहले ही दूसरी मसरूफियत निकल आई। मैं और रेशमा हमाकतें गिड़िया में उलझे हुए थे। हमें इस कांस्टेबल की आमद का पता नहीं चला। क्या तमाशा हो रहा है ये? उसने आवाज को रौबदार अंदाज में बनाने की कोशिश की। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। खुद पर काबू पाते हुए चंद लम्हे लग गए। कुछ नहीं, मैं हक लाया, बस अपने मरहूमा वालदा साहब को याद कर रहा हूँ। पर तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसने कर कहा। रेशमा की गिड़ियाजारी में ब्रेक लग गए थे। जैसे ही इसने कांस्टेबल की तरफ देखा, इसके चेहरे पर सासिमगी के आसार नजर आने लगे। कौन हो तुम दोनों? चलो थाने। लेकिन क्यों? मैंने एहतजाज किया। वजह पूछता है? कांस्टेबल वो बेलगाम हो गया। रात को गैर लड़की के साथ घूम रहा है और फिर वजह पूछता है? वजह तो तुझे थाने चल कर पता चलेगी। गैर लड़की? मैंने हैरत से कहा। ये मेरी अहलिया है इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे मक्खन रसीद किया। वो कर गया। इसने अपने मूंछों को ताव देना शुरू किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो कदरे बेमुहज्जब हो गया। सबूत में बौखला गया। क्या मतलब? कोई बच्चा, कोई निकाह नामा? बच्चा? मैंने किनके उस रेशमा की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें से बरहमी जाग रही थी। भाई बच्चा तो हमारा नहीं है, मैंने लापरवाही से कहा, और निकाह नामा हम साथ लेकर नहीं घूमते। तब तो तुम्हें थाने ही चलना पड़ेगा। यार इंस्पेक्टर साहब जाएं दो, चलो सीधी तरह चलते चलो। वह जिद पर उतर आए। अचानक ही मुझे ख्याल आ गया, जिसके तहत मैंने बड़े इत्मीनान से रेशमा का हाथ थाम लिया। चलो बेगम, ये भी अच्छा है, हमें कोई सवारी तो यूं भी नहीं मिल रही थी। अब कांस्टेबल साहब, मैंने कांस्टेबल पर खास तौर पर जोर दिया, की वजह से ये मसला भी हल हो जाएगा। पर कई दिन से सुल्तान से भी मुलाकात नहीं हुई, शायद थाने में वो भी मिल जाए। चाय की भी तलब हो रही है। सुल्तान हमें चाय पिलाए बगैर रुखसत नहीं करेगा। कांस्टेबल की भी तसल्ली कर देगा। तीर निशाने पर बैठा कांस्टेबल गड़बड़ा गया। कौन सुल्तान? उसने शक कमेज लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर सुल्तान, मैंने बेनियाजी से कहा। आप इन्हें कैसे जानते हैं? कांस्टेबल मुहज्जब हो गया, लेकिन इसके लहजे में अभी शोबे की झलक थी। हम पीर भाइयाँ और शाह तमतरा के मुरीद हैं। अभी पिछले दिनों सुल्तान ने मेरे इजाज़ में अपने यहाँ कुवाली करवाई थी। ओ जनाब, कांस्टेबल ने हाथ मलते हुए कहा। जब भी तुम कहूँ कि आपकी शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? अब याद आया। अरे जनाब, मैं भी शरीक हुआ था इस महफिल में, सबसे पिछली किताब में बैठा था, लेकिन आप तो पीरे महफिल थे। जनाब बहुत शानदार लग रहे थे आप। मैंने गर्दन अकड़ कर रेशमा की तरफ देखा, लेकिन फौरन ही ढीला पड़ गया। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। मेरे फ़ख्र के वो तमाम जज्बात ठंडे पड़ गए जो कांस्टेबल के अतराफ़े शनासाई के नतीजे में उभर आए थे। खैर तो चलो थाने चले, मैंने कांस्टेबल से कहा। अरे जनाब, क्यों गुनहगार करते हैं आप? बस जनाब, ज़माना ही ख़राब आ गया है, इसलिए कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। उम्मीद है कि आप इंस्पेक्टर साहब से इसका तज़किरा नहीं करेंगे। नहीं भाई, मैंने मड़ेबाना लहजे में कहा। रेशमा का हाथ अभी मेरे हाथ में था। मैं बहुत गरीब परवर आदमी हूँ। अच्छा बेगम साहब, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। कांस्टेबल ने रेशमा के सामने सर को खफीफ सा खम करते हुए कहा। फिर इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा बायां हाथ फारग था, वो मैंने इसकी तरफ बढ़ाया। इसने हाथ की पुष्ट को चूमा, आंखों से लगाया और सलाम करके रुखसत हो गया। मेरा दिल अभी बुरी तरह से धड़क रहा था। वो चला गया तो रेशमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, उसे चीख कर क्या करती हो? मैंने बौखलाकर उसका हाथ छोड़ दिया, कहीं वो पलट कर ना आ जाए। थाने जाना पड़ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं फिर जगह का तज़किरा करते करते रह गया, जिसका तस्वुर ही मुझे दिलाई दे रहा था। और खुदा के लिए अब तो रोने ना बैठ जाना, मैंने अपील की। हम आगे बढ़ गए। मैं दिल ही दिल में सवारी मिलने की दुआ किए जा रहा था। 11 बज चुके थे। खुदा जाने सुबह किस सूरत
देखकर किसकी सूरत देख घर से निकला था। अब तो टांगे भी जवाब देने लगी थी। ये सुल्तान का क्या किस्सा था? रेशमा ने तीखे लहजे में पूछा। किस्सा नहीं बल्कि अब भी है। सुल्तान इंस्पेक्टर के हवाले से इस वक्त जान बच गई, वरना थाने चले जाते तो यकीन करो मुझे अगवा के इल्जाम में सचमुच हवालात में बंद कर देता। बनता तो वो मेरा पीर भाई है, लेकिन है वो तोता चशम। समझी बेगम? आही टुकड़ा मेरे मुंह में बेसख्ता निकल गया। क्या बकवास है, दिमाग खराब है तुम्हारा? वो बरहम हो गई। मैं खामोश सा हो गया। हम पैदल ही चलते रहे, हमें कोई सवाई ना मिली। 12 बजे के करीब हम औरंगाबाद के खासा करीब जा पहुंचे। अचानक एक और अफसदाद नाजर हो गई। इस मरतबा अफसदाद पैदल नहीं बल्कि जीप में बैठ कर आई थी। इसके कंधों में 2 फूल और भी थे। मकाल में तकरीबन वही थे जो पहले हो चुके थे, अलबत्ता पिछला अंजाम तरबिया था, जबकि इस मरतबा अलमिया साबित हुआ। सब इंस्पेक्टर तस्दीक किए बगैर ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं सुल्तान का कोई शनासा भी हो सकता हूँ। इसके अलावा वो ये यकीन करने के लिए भी बांधा नहीं था कि रेशमा मेरी बीवी हो सकती है। अब कि इस यकीन की वजह बाद में मालूम हुई, मैं इसे किसी तरह कायल ना कर सका। रेशमा चुपचाप खड़ी, बालाकर सब इंस्पेक्टर ने हमें जीप में बिठा लिया। जरा ही देर में दूसरी मरतबा थाने का मुंह देख रहा था। सब इंस्पेक्टर ने जीप दरवाजे पर ही रोक दी और चीख पुकार करने लगा। चंद लम्हों में 2 सिपाही दौड़ते हुए बाहर निकले। इनमें से एक वही था जो शाम को मुझे गदागिरी के इल्जाम में पकड़ कर ले गया था। अरे रहीम, इसको ले जाकर बंद कर दे, सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा और मुझे जीप से बाहर धकेल दिया। और रेशमा, मैंने एहतजाज किया, इन्हें मैं घर छोड़कर आ रहा हूँ। इसे नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं एहतजाज भी नहीं कर सकता था। रेशमा का इतनी रातगी थाने में कदम रखना मुझे खुद भी गवारा नहीं था, लेकिन इतनी रातगी से तन्हा इस इंस्पेक्टर के साथ जाने देना फिर मुझे जवाब मिलेगा। तो फिर तुम मुझे किस जुर्म में बंद कर रहे हो? मैंने पूछा। अगवा के जुर्म में, इसने आंखें निकालते हुए जवाब दिया। मैं रेशमा ने कुछ कहना चाहा। सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। आप चुप रहे रेशमा बीबी, उसने नरम लहजे में कहा। हम सब तो आपकी तलाश में बावले हो गए थे। अब मैं छुपते छुपाते आपको घर छोड़ आऊंगा।